नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करूंगा। और पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम किसी कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस होती है। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, ये अगर कोई कॉइल है और एक बार मैग्नेट को हम इसके पास लाते हैं। अगर बार मैग्नेट को हम इसके पास लाएंगे तो इस कॉइल के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, यानी इस कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो इस कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगी। उसको हम इंड्यूस्ड करंट, यानी इस फिनोमेना को इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ये करंट जो हो जाती है वो इंड्यूस्ड करंट हो जाती है। तो एक या इस तरह से भी कह सकते हैं, दोनों केस में अगर बार मैग्नेट को पास लाते हैं तब भी इसमें करंट जनरेट होगी, और अगर बार मैग्नेट को इससे दूर ले जाएंगे, अगर किसी बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर भी ले जाएंगे तो उस केस में फ्लक्स डिक्रीज होगा, यानी मैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू कंसीडर्ड एरिया ये डिक्रीज होगा, तो भी इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी, यानी इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सपोज करिए ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कॉइल को रोटेट करते हैं। अगर इस कॉइल को रोटेट करते हैं तो इसमें जो है करंट जनरेट हो जाएगी। इस फिनोमेना को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने पर उस कॉइल में करंट जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल। फैराडे लॉ कहता है कि अगर किसी कॉइल के थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है। कहने का मतलब E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ये आप जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने पढ़ रखा था E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था यहाँ B डॉट ए, या इसको हम BA कॉस थीटा कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर हो जाती है SI सिस्टम में, और CGS सिस्टम में मैक्सवेल हो जाती है। मैक्सवेल CGS सिस्टम में हो जाती है। इन दोनों में रिलेशन हो जाता है 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये रिलेशन होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फैराडेज लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉइल। इसको हम चाहें तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, और फाई की वैल्यू BA कॉस थीटा ले सकते हैं, जहां थीटा जो है B और A के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है। तो इस तरह से ये जो है SI और CGS में ये यूनिट होती है, वेबर SI में हो जाती है, मैक्सवेल CGS में हो जाता है, और रिलेशन जो है 1 वेबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। इसको मैं 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल,
ये रिलेशन होता है 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल, ये रिलेशन होता है। तो ये फैराडेज लॉ है। इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से है कि एक रॉड है एल लेंथ की ये रॉड है। ये रॉड अपने इस एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड एल लेंथ की रॉड इस तरह से रोटेट कर रही है इस पॉइंट के अबाउट। तो क्वेश्चन ये है कि इस रॉड में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दिस रॉड, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि इन वन कंप्लीट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर ये रॉड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है तो ये जो सर्कुलर एरिया डेवलप हो रही है, इस सर्कुलर एरिया का वेक्टर इस एरिया के नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ये कंसीडर करके चलें कि एरिया वेक्टर फील्ड के अलोंग है, नॉर्मली इनवर्ड है, तो इस सर्कुलर कॉइल का या इस सर्कुलर एरिया का के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस जीरो। कॉस जीरो इसलिए लेंगे क्योंकि एरिया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनवर्ड है और इस सर्कुलर एरिया का एरिया वेक्टर भी इनवर्ड है, तो इसलिए इन दोनों के बीच एंगल जीरो हो गया। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों बी ए। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो गया। ये वैल्यू अगर हम फैराडेज लॉ के फॉर्मूले में यूज कर दें तो E इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न 1, सिंगल लूप के लिए सिंगल टर्न है, तो इसमें डेल्टा फाई, n की वैल्यू 1 हो गई, डेल्टा फाई हो जाएगा बी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, बी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। फाई की जगह पे बी इंटू ए रख दिया, बी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि एरिया जो है वो चेंज हो रही है, इस तरह से एरिया इंक्रीज कर रही है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ये हम ले सकते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस बी इंटू एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एरिया स्विप कर रॉड जो एरिया स्विप कर रहा है वो पाई एल स्क्वायर है, पाई एल स्क्वायर, और डेल्टा टी यानी एक रिवोल्यूशन का टाइम, ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस रॉड में, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इस रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो होगा माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। माइनस साइन यहाँ पे, नेगेटिव साइन यहाँ पे अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इस पे सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से है कि इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर लूप एंटर करता हुआ पास कर जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जो इसमें एंटर करता हुआ यहाँ से फील्ड से बाहर चला जाता है, फील्ड से बाहर निकल जाता है। ये रेक्टेंगुलर लूप पहले एंटर करता है, फील्ड में डिप हो जाता है, फिर बाहर चला जाता है। तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर लूप जो है पास करता हुआ निकल जाता है। तो आपको इसमें दो ग्राफ प्लॉट करने हैं। आपको प्लॉट करना है पहला फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ और दूसरा प्लॉट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये आपको, अगर ये लूप इस फील्ड के थ्रू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होता हुआ जा रहा है तो आपको ये दो ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट ग्राफ में देखो बेटा, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है जब इस फील्ड के थ्रू पास होगा तो जब तक एंटर होता रहेगा तब तक इस लूप की एरिया फील्ड में बढ़ेगी, यानी कि इस लूप का फ्लक्स बढ़ेगा। फिर जब ये कंप्लीटली डिप हो जाएगा फील्ड में ये लूप, तो इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब निकलेगा तो एरिया कम होती जाएगी तो फ्लक्स भी कम होता जाएगा। तो पहला जो ग्राफ बनेगा फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ वो इस तरह से बन जाएगा, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर ये ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 से t1 टाइम तक एंटर कर रहा था, t1 से t2 टाइम तक डिप था,
फील्ड में, वेल इनसाइड फील्ड था, और T2 से T3 टाइम तक ये बाहर निकल रहा था। तो पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद डिक्रीज कर गया। ये फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है इस वाले क्वेश्चन में। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो इसी फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ से इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं बेटा? अभी मैंने आपको बताया E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। और आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। तो स्लोप, अगर फाई टी ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो उससे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। तो आप 0 से T1 तक अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, 0 से T1 तक, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और ये वाला जो स्लोप है डी फाई बाई डी टी ये कांस्टेंट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा वो माइनस ही डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप है tan थीटा। अगर कांस्टेंट स्लोप है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और वो चूंकि नेगेटिव है तो माइनस ई हो जाएगा। अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन T1 एंड T2 देखें तो यहाँ पे फ्लक्स जो है ये कांस्टेंट है, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। अब अगर हम T2 से T3 तक देखें, T2 से T3 तक देखें तो ये जो है नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप अगर है और कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस ही। तो इस तरह से जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, तो ग्राफ जो बनेगा वो इसका इस तरह से बनेगा। यहाँ पे बना देता हूँ मैं। इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया T1, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T3। तो 0 से T1 तक नेगेटिव, कांस्टेंट नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे मैं माइनस ई लेता हूँ तो पहला वाला ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा। फिर इसके बाद कहता है 0 का मतलब है ये वाला ग्राफ बन गया, यहाँ पे ये ग्राफ बन गया। इसके बाद ये पॉजिटिव साइड में जाएगा। अगर यहाँ पे मैं प्लस ई कंसीडर करता हूँ, प्लस ई यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो इस फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा बच्चों। तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन था इस पर बेस्ड। अब इसके बाद फैराडेज लॉ के बाद लेंज लॉ करके आता है, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या है बच्चों? लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। लेंज लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। मतलब जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इंड्यूस होती है उस वजह का हमेशा विरोध करती है, अपोज करती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, सपोज करिए ये सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल के पास ये बार मैग्नेट अगर लेके जाते हैं तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगी कॉइल में वो चाहेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना रुक जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना कैसे रुकेगा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगी, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये कॉइल नॉर्थ पोल बनेगा। ये आपको मालूम है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो सर्कुलर कॉइल नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। जब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो ये बार मैग्नेट इसके पास नहीं आ पाएगा, तो इंक्रीज ऑफ फ्लक्स रुक जाएगा। अच्छा, ये तो तब है जबकि सर्कुलर कॉइल के पास हम बार मैग्नेट को ला रहे हैं। अगर सर्कुलर कॉइल से बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं उस केस में क्या होगा? अगर इसको दूर ले जाएंगे तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो अब जो करंट इंड्यूस होगी इस कॉइल में वो चाहेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कम होना है वो रुक जाए।
वो तभी पॉसिबल है जब इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, और क्लॉकवाइज होगा तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो बार मैग्नेट दूर नहीं जा पाएगा, तो डिक्रीज ऑफ फ्लक्स रुक जाएगा। तो ये लेंज लॉ है। लेंज लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। अब इस पर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, ये हॉरिजॉन्टल वायर रिंग है और इसकी एक्सिस के एलॉन्ग एक बार मैग्नेट रिलीज कर दिया गया। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये इधर इसका एक्सेलरेशन a1 है। ये सर्कुलर कॉयल, ये बार मैग्नेट इस सर्कुलर वायर रिंग के एक्सिस के लॉन्ग ऐसे फॉल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये इसके सेंटर की तरफ फॉल कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन a1 कितना होगा? पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन g होगा, दूसरा ऑप्शन है लेस देन g होगा, तीसरा ऑप्शन है इज इक्वल टू g होगा, और चौथा ऑप्शन एक्सेलरेशन इसका जो है वो इसका एक्सेलरेशन g/2 के बराबर होगा। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है, देखो जब ये बार मैग्नेट फॉल करेगा इसके सेंटर की तरफ तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इस इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को रोकने के लिए करंट इंड्यूस होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऊपर से देखने पे ये करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी और ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, यानी रिपल्सन का जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और बार मैग्नेट का जो वेट है वो नीचे की तरफ है, यानी mg नीचे लग रहा है। यानी कि इस बार मैग्नेट के लिए ma1 जो हो जाएगा वो mg माइनस f हो जाएगा। अगर ये कॉइल न होती, रिंग वायर रिंग न होता, तो ये बार मैग्नेट स्मॉल g से फॉल करता, लेकिन इस वायर रिंग के लगने की वजह से एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन g माइनस f/m हो जाएगा, यानी स्मॉल g से कम हो जाएगा। स्मॉल g से कम हो जाएगा यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, एक्सेलरेशन बार मैग्नेट का एक्सेलरेशन लेस देन g हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर ये पूछा जाए कि बार मैग्नेट इसके सेंटर से पास होता हुआ नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, इस तरह से, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट यहाँ मान लीजिए a2 से फॉल कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जब ये बार मैग्नेट नीचे गिरेगा तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा इस कॉइल के थ्रू, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो चाहेगा कि डिक्रीज ऑफ फ्लक्स जो है वो रुक जाए। डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को रोकने के लिए नीचे से देखने पर करंट क्लॉकवाइज जनरेट होगी, मतलब ये जैसे नीचे से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगी, क्योंकि क्या होगा कि जब बार मैग्नेट नीचे गिरेगा, बार मैग्नेट दूर जाना चाहेगा, तो साउथ पोल को ये कॉइल अट्रैक्ट करना चाहेगी। तो इसका मतलब है कि इस कॉइल के जो लोअर फेस है वो नॉर्थ पोल बनेगा, तभी ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है नीचे से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगी, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगी तो नॉर्थ पोल बनेगा। करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स जो है F ऊपर लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा और वेट mg नीचे होगा। तो इस केस में भी ma2 अगर आप लिखोगे तो a2 की वैल्यू भी g-f/m होगा, mg-f कर देंगे, इसका मतलब इसका आंसर भी सेकेंड ऑप्शन ही होगा। तो इस तरह से जो है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया लेंज लॉ पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, अच्छा एक चीज इसमें और हो सकता है कि अगर इस वायर रिंग को कट कर दें, कट करके छोटा सा पोर्शन हटा दें, जैसे इतना पोर्शन काट करके हटा दिया, अगर इतना हटा दिया और बार मैग्नेट फॉल करेगा तो फिर ये फ्री फॉल में होगा, A = G के बराबर होगा। तो ये लेंज लॉ का एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए लेंज लॉ का। सेकेंड क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये एक सेल है और ये एक स्विच लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R है,
ये V वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच है। यहाँ पे एक वायर रिंग रखी है, यहाँ पे एक वायर रिंग रखी है इसी के जस्ट पास। तो क्वेश्चन ये है कि जब स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करने पे इस वायर रिंग में करंट का क्या डायरेक्शन होगा। इसी वायर के जस्ट पास ऐसे रखी हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह इसी सेम प्लेन में दोनों वायर और ये रिंग दोनों सेम प्लेन में है, तो आप स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट का क्या डायरेक्शन है। देखो बेटा, अगर स्विच क्लोज करेंगे, बैटरी करंट आई सेल दे रहा है, ये करंट ऐसे जा रही है, इस वाले में करंट ऐसे जाएगी। तो स्विच को क्लोज करेंगे तो इस वाले वायर में करंट मोमेंटरली इंक्रीज करेगी, जीरो से बढ़ेगी। तो जिस समय जीरो से बढ़ेगी, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर का डॉट होगा। आप जानते ही हैं, थंब रूल कह सकते हो आप, या जो मेथड मैंने बताया था, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड जो है और डॉट होगी बाहर की तरफ, यानी कि ये करंट मोमेंटरली अगर इसमें इंक्रीज करेगी तो आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा। आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो जो करंट इंड्यूस होगी वो चाहेगी कि आउटवर्ड फ्लक्स का बढ़ना रुक जाए। आउटवर्ड फ्लक्स को का बढ़ना रोकने के लिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। तो जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने पर इसमें करंट क्लॉकवाइज होगी, और अगर स्विच को ओपन कर दें, क्वेश्चन ये है कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा जब स्विच ओपन किया जाए। क्लोज किया तो क्लॉकवाइज है, ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा। ओपन करने पे क्या होगा कि ओपन करेंगे तो इस वाले वायर में डाउनवर्ड करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मोमेंटरली डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज होगा। आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो आउटवर्ड डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी। आउटवर्ड डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज कैसे कर सकती है, उसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके। तो उसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि स्विच को क्लोज करेंगे तो इस वायर रिंग में करंट क्लॉकवाइज होगी, स्विच को क्लोज करेंगे तो इसी में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये जो है लेंज लॉ था। तो आज इतना रखते हैं, बाकी फिर जो है इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। थैंक यू।